धारा 10 में विश्रांति के दौरान कार्य है, जो आपका अधिकार अभिलेख का प्रारूप प्रकाशन के बाद जो आपत्तियां आई उसकी सुनवाई कर ली गई। उसके बाद ये विश्रांति के द्वितीय चरण में सारी अभिलेख को भेजेंगे, वहां फिर पुनः वो मुकाबला, जांच, सफाई, रवि कर सारी अभिलेखों को अंतिम प्रकाशन के लिए तैयार किया जाएगा। तब जब सारी कार्य समाप्त हो जाएगी तो धारा 11 के तहत अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा, और अंतिम प्रकाशन जब होगी इन धाराओं के अंतर्गत तो वो बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के द्वारा अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा और आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। उन आपत्तियों की सुनवाई उप समाहर्ता भूमि सुधार स्तर के पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा, और जब उन सुनवाई की जाएगी और सारी आपत्तियों की निष्पादन कर दी जाएगी, तत्पश्चात आप धारा 12 के तहत अधिकार अभिलेख की अंतिम प्रकाशन होने के बाद वो 4 प्रतियां में अभिलेख बनेगी। एक रैयती फर्द होगा जो रैयतों को दी जाएगी, दूसरा जो है मालकी फर्द होगा जो जिला समाहर्ता को दिया जाएगा, निदेशक भू अभिलेख को दिया जाएगा। इस तरह से सारे होने के बाद वो उपधारित हो जाएगा और राज्य सरकार के द्वारा इसी धारा के अंतर्गत अंतिम प्रकाशित किए हुए अधिकार अभिलेख को अधिसूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद वो कार्य शुरू हो जाएगा। धारा 13 कहता है कि जब विशेष सर्वेक्षण के तहत अंतिम प्रकाशन कर दी गई, अब तत्पश्चात यहाँ इस धारा के अंतर्गत चकबंदी का कार्य किया जाएगा। और धारा 14 कहता है कि जो भी डिजिटल प्रारूप में अभिलेखों का संधारण करना है, तो आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर तैयार की गई है भू अभिलेख निदेशालय स्तर से, सर्वे लैंड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। सारी जितनी आप कार्य करेंगे उन्हें स्कैन या एंट्री कर उसे रखा जाएगा। साथ ही ठीक है, इसी धारा 14 के अंतर्गत डिजिटल प्रारूप में सभी अभिलेखों का संधारण किया जाएगा। अब धारा 15 से 19 तक जो था वो अनुज्ञप्ति सर्वेयर से संबंधित था, जिसे विलोपित कर दिया गया है। धारा 20 है अधिनियम के अन्य विधियों पर अभिभावी होना। अब इसी धारा 20 में ही लगान बंदोबस्ती लगान दर तालिका का भी व्यवस्था दी गई है, जिसके तहत सभी खेसरावार आप निर्धारित है कि कृषि योग्य भूमि का क्या लगान होगा, बीट का क्या होगा, पासित का क्या होगा। इसी धारा 20 के तहत वो सभी भूमियों का खेसरावार लगान का निर्धारण कर लगान दर तालिका तैयार किया जाएगा और उसे प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा अनुमोदन कराया जाएगा और तत्पश्चात पदाधिकारी महोदय से स्वीकृति ली जाएगी और उसके पश्चात लगान दर्ज कर दिया जाएगा। आप एक जान लें कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त आपकी जानकारी में जो सर्वेक्षण करते हैं वो किस्तवार से लेकर अंतिम प्रकाशन तक करते हैं। जब लगान दर तय कर देते हैं तब वो बंदोबस्ती का काम होती है। इन दो शब्दों को मिलाकर ये अधिनियम बनाया गया, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त। सर्वेक्षण माने हर खेसरावार उसका किस्तवार से लेकर अंतिम प्रकाशन तक का कार्य, और जब लगान उसमें दर्ज कर देंगे तो बंदोबस्ती का कार्य संपन्न हो जाएगा। इस प्रकार वो आपका अधिकार अभिलेख तैयार हो गया। साथ ही धारा 21 कहता है किसी भी मामले में, कतिपय मामलों में राज्य को अनिवार्य रूप से पक्षकार बनाना। जहां प्रपत्र 8 में जैसे आपत्ति मिलेगी वहां लोक भूमि होगा, उसी स्थिति में लोक भूमि में अंचल अधिकारी को आप पक्षकार बनाएंगे, या राज्य के रूप में अगर किसी विभाग की भूमि है उन्हें पक्षकार बनाएंगे। इस धारा के तहत वो आपको अनिवार्य रूप से राज्य सरकार को पक्षकार बनाना है या राज्य के प्रतिनिधि को बनाना है। करने का उद्देश्य ये हुआ। अब 22 है कर्जबाहियों का संक्षिप्त निपटारा। अब 22 के तहत ही किसी प्रकार का सुनवाई जो करते हैं वो आपका सम्मिलित फाइल होता है, वो संक्षिप्त रीति से उस आपत्ति और दावों का निष्पादन आप करेंगे, क्योंकि आप आपत्ति सुनते हैं, बात नहीं सुनते हैं। बात किस
की सुनवाई वो सिविल प्रोसीड्योर एक्ट कोड 1908 के तहत की जाती है। आपत्ति और दावा की सुनवाई आप संक्षिप्त रीति से करते हैं, ये राजस्व न्यायालय का दायित्व बनता है। और 23 से अंतिम प्रकाशन तक अधिकारिता का वर्जन। आप 23 में जब धारा 23 के तहत जब आप सर्वेक्षण कार्य जैसे ही उद्घोषणा होती है, प्रारंभ होती है, तो कोई भी रैयत सिविल न्यायालय में नहीं जाएंगे। वो उसी स्थिति में ये वर्जित करता है जब तक वो अंतिम प्रकाशन होकर संबंधित राजस्व ग्राम का अधिकार अभिलेख प्रकाशित नहीं हो जाता है, तब तक किसी प्रकार का वाद सिविल न्यायालय में नहीं जाएगा। केवल उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय छोड़कर ये कहता है। 24 है निर्देश देने की शक्ति, वो आपका राज्य सरकार के द्वारा या निदेशक के द्वारा समय पर जो निर्देश आपको दिया की धारा के तहत निर्देश दिया जाएगा। और 25 है तकनीकी मार्गदर्शिका निर्मित करने की शक्ति। इसी धारा 25 के अंतर्गत आपका टेक्निकल गाइडलाइंस तैयार किया गया है। और 26 है सद्भावपूर्ण ये कार्यों का संरक्षण। अगर आप ईमानदारी से सद्भाव पूर्वक कार्य करते हैं तो आपके खिलाफ कहीं भी किसी भी न्यायालय में कंप्लेन केस नहीं दायर किया जाएगा, कॉन्गियंस नहीं लिया जाएगा। अगर गलत इरादे से आप कार्य करते हैं तो आपके खिलाफ न्यायालय भी कार्य करेगी और विभाग भी करेगी, उसमें किसी प्रकार का आपको संरक्षण प्राप्त नहीं है। 27 है धारा 27 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। और किसी तरह का कठिनाई होगी वो निदेशालय या राज्य सरकार के द्वारा दूर किया जाएगा। 28 है नियमावली बनाने की शक्ति। इसी धारा 28 के अंतर्गत ही आपका बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 बनाई गई है। पहले किसी भी विषय की पहले अधिनियम बनता है। आप ये जान लें कि अधिनियम और नियमावली में क्या अंतर है। केंद्र में संसद, राज्य में विधानसभा के द्वारा किसी विषय पर विधान क्या बोले, हेलो आप लोग कृपया फैन चल रहा है, सारे लोगों का माइक म्यूट, आप लोग अपनी माइक कृपया करके म्यूट करवा दीजिए सर प्लीज। अनुरोध किया गया है क्लियर नहीं आ रही। सभी लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लें, मोड में रखें, ठीक है। तो जब वो बिल या विधेयक पारित हो जाता है सर्वसम्मति से, तब उसके पास म्यूट ऑल अधिनियम का ऑप्शन है आपके पास, आप कर दीजिए सबको म्यूट। यहाँ से म्यूट हो सकता है क्या? यहाँ से म्यूट हो सकता है क्या सभी लोगों का? हाँ सर, वहाँ से सबका म्यूट हो सकता है। म्यूट कर सकता है डीएलआर के साइट पर। हाँ सभी लोगों का म्यूट हो गया, ओके ठीक है। और थैंक यू सर। को क्रियान्वित करने के लिए, उसे लागू करने के लिए नियम बनाया जाता है। इसी धारा 28 के तहत नियमावली बनाने की सरकार की शक्ति है, उसके तहत बनाया गया। और इस प्रकार आपका बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम 2011 में इतनी ही धाराओं से आपका विशेष सर्वेक्षण का कार्य करना है। इस प्रकार अब आप आ गए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका एक है संक्षिप्त नाम विस्तार, 2 है परिभाषा, 3 में है अधिसूचना। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ बिहार में अभी 20 जिलों में सर्वेक्षण कार्य प्रचालन करना है। तो राज्य सरकार के द्वारा, हमारे राजस्व विभाग के द्वारा सभी जिलों में सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य को परिचालन करने के लिए अधिसूचित कर दिया गया है। ये आपका विशेष सर्वेक्षण नियमावली के नियम 3 के तहत किया गया है। अब नियम 4 कहता है कि उद्घोषणा, जब बंदोबस्त पदाधिकारी, प्रत्येक जिला में बंदोबस्त पदाधिकारी होते हैं, वर्तमान में संभारता ही बंदोबस्त पदाधिकारी के प्रभारी हैं, तो उनके द्वारा राजस्व ग्राम में सर्वेक्षण प्रारंभ करने के लिए, सर्वेक्षण कार्य परिचालन करने के लिए उनके द्वारा प्रपत्र 1 में उद्घोषणा की जाएगी। आप ठीक है, जब प्रपत्र 1 में उद्घोषणा हो गया तब उसके बाद 5 ये चालू सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त
प्रचालनों का पुनर्गठन, जो पूर्व में रिविजनल सर्वे है उनका पुनर्गठन किया गया है इसी नियमावली के तहत। अब 6 है भूधारियों द्वारा स्वघोषणा, इसका सत्यापन। नियम 6 के अंतर्गत सभी रैयत प्रपत्र 2 में स्वघोषणा देंगे, साथ साथ प्रपत्र 3.1 में भी वंशावली देंगे। ये सभी रैयतों से स्वघोषणा प्रपत्र 2 में लेकर उसे आप अपने शिविर में रक्षी संचिका रखेंगे, उसमें संधारित करेंगे और 1 प्रति रैयतों को उपलब्ध करा देंगे। और वंशावली भी आप प्रपत्र 3.1 में प्राप्त करेंगे, उन्हें भी सभी को गार्ड फाइल में संधारित करते जाएंगे, ये इसी नियम 6 के अंतर्गत। और उसके बाद सभी स्वघोषणा और वंशावली को, स्वघोषणा को अमीन के द्वारा जो अंचल से राजस्व अभिलेख प्राप्त किया जाएगा, आप जब किस्तवार का शिविर में जब प्रारंभ करते हैं तो अंचल कार्यालय से आप पंजी 2 की सॉफ्ट कॉपी ले लेंगे, दमेजुआ आम मालिक की सूची ले लेंगे, भूदान की सूची ले लेंगे, आप बंदोबस्ती से संबंधित वहां से अभिलेख की प्रति उपलब्ध कर लेंगे। इन सारी प्रतियों को शिविर में आप रखेंगे ग्राम वार, और रखने के बाद इन स्वघोषणा प्रपत्र 2 में जो प्राप्त होगी उसे अमीन के द्वारा मिलान किया जाएगा और कानून उसके पर्यवेक्षीय कार्य करेंगे और विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी उसे सत्यापित करेंगे। जब सत्यापित करेंगे, जो सत्यापित हो जाएगी उसे प्रपत्र 3 में संधारित करेंगे। जो नहीं सत्यापित होगा उसे प्रपत्र 4 में एक पंजी आपको मिलेगी है, उसे संधारित करना है। गैर सत्यापित या विवादग्रस्त जो भी होगा उसे प्रपत्र 4 में उसे आप अमीन के माध्यम से उसको दर्ज कराते जाएंगे। इस प्रकार आपका ये इतना हो गया। तब जब इतनी कार्य जब हो जाएगी तब आपका किस्तवार का कार्य करेंगे। आप उधर हमारे यहाँ आपको जानकारी दे देते हैं कि 3 हवाई सर्वेक्षण एजेंसियां हैं। पहली है IIC, दूसरा है GIS कंसोर्टियम, तीसरा है ILFS। तो आप 20 जिलों में ये तीनों एजेंसियां इन्हीं एजेंसियों के माध्यम से विशेष सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया गया है, वो आपको बंदोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराती है और संबंधित राजस्व ग्राम का विशेष सर्वेक्षण मानचित्र आप शिविर को दिया जाएगा और शिविर में मिलेगा तो आपका किस्तवार का कार्य नियम विशेष सर्वेक्षण नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत किस्तवार का कार्य आप प्रारंभ करेंगे। किस्तवार में मुख्य रूप से अमीन का काम दायित्व है कि आपका उसका जो एजेंसी के द्वारा मानचित्र तैयार किया गया है उसका सत्यापन करना। अमीन पहले गांव में जाएंगे, गांव में जाने के बाद पहले उनका दायित्व बनता है कि इस नियम के तहत उस गांव का पूरी चारों तरफ सीमा को पहले घूमकर उसको चिन्हित कर लें, देख लें। उस गांव के जो भूधारी हैं उनसे संपर्क कर गांव की सीमाओं को जानकारी ले लें। तत्पश्चात साथी करेंगे और जो ट्रांजैक्शन त्रिसीमाना है उसका निर्धारण करेंगे। गांव में जहां 3 गांवों की जहां मिलन होती है वो ट्रांजैक्शन वहां फिक्स किया जाता है, वो जिसे मुस्तकिल भी कहते हैं। और इन सीमाना को निर्धारण करने के लिए जो सटे हुए तीनों गांव के अमीन होंगे एक साथ कार्य करेंगे और कर वो विशेष सर्वेक्षण मानचित्र से उस सीमाना का निर्धारण करेंगे, जिसकी प्रक्रिया पूरी तकनीकी मार्गदर्शिका में दी गई है। और इसके लिए आपका हवाई सर्वेक्षण एजेंसी भी आपको सहयोग करेगा। और इस प्रकार अमीन जो है वो सभी भूखंडों का, सभी पॉलीगॉन का वो 100% सत्यापित करेंगे। इसका पर्यवेक्षण के तौर पर कानूनों के द्वारा 25% किया जाएगा और विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा 10% किया जाएगा। और इस प्रकार जब सारा मानचित्र तैयार हो जाएगा, इन मानचित्रों को भी सत्यापन करने के लिए प्रत्येक गांव में आपके द्वारा किया जाना है, ये आपकी दायित्व है। अब उसको कैसे आप सत्यापित करेंगे,
आप विशेष सर्वेक्षण जब मानचित्र आप लेंगे तो आप उस गांव में जाएंगे, उसमें आप देखेंगे कि विशेष मानचित्र में 2 लेयर ले लीजिए। जैसे पुराना कोई बरगद का पेड़ है या कोई टावर है, ये दिख रहा है, दोनों के बीच की दूरी जो है 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर है, उसे पहले आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसकी दूरी को माप लें और अमीन को लेकर, हवाई एजेंसी की प्रतिनिधि को लेकर आप स्थल पर जाएं और वहां भी धरातल पर उन दोनों लेयरों के बीच की दूरी को मिलान करें। दोनों के बीच की दूरी जो विशेष सर्वेक्षण मानचित्र में है बीच की दूरी और जो स्थल पर है दूरी, दोनों में 20 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, और कम है तो हमारा मानचित्र सही है। इस प्रकार सत्यापन करेंगे। साथ ही जो अमीनों के द्वारा जो ट्रांजैक्शन का निर्धारण किया गया है, तो उसी स्थिति में उन ट्रांजैक्शनों का भी सत्यापन करेंगे। आप उसी अमीन को लेकर और एजेंसी की प्रतिनिधि को बुला लेंगे। सभी ट्रांजैक्शनों में आप किसी एक गांव का मानचित्र में जहां भी तिरमेरा चौरमेरा होगा, वहां से एक टाई लाइन, एक रेखा खींचते हुए ट्रांजैक्शन के बीच की दूरी मानचित्र में देख लेंगे और स्थल पर मेजरमेंट करके मिलान करेंगे। तो अगर सही है तीनों गांवों से तो ट्रांजैक्शन सही है। साथ ही उसी स्थिति में आप हवाई सर्वेक्षण एजेंसी जो आपके साथ है उसे भी कहेंगे कि आप डीजीपीएस के माध्यम से उस ट्रांजैक्शन का कोऑर्डिनेट ले ले और उसे भी वो रखेगा अपने सॉफ्टवेयर में, और इस कोऑर्डिनेट को आपका रखना दायित्व बनता है और उसे इस प्रकार वो उसकी भी संधारण कराते जाना है। इस प्रकार पूरा किश्तवाड़ में जब मानचित्र तैयार हो जाएगा तो उसे संशोधन के लिए हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को दे देंगे। हवाई सर्वेक्षण एजेंसी पुनः फिर उसे वापस करेगा, तो आप अपने राजस्व ग्राम संबंधित राजस्व ग्राम में या संबंधित पंचायत में इसे प्रकाशित करेंगे। और साथ ही नियम प्रकाशित करेंगे। हाँ, इसके साथ साथ आपका नियमावली में नियम 8 है जो खानापुरी दल का गठन, ये यहाँ पर 8 है नियमावली में। ये पूर्व में ही बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा नियमावली 8 के तहत ही खानापुरी दल का गठन करेंगे, जो आपको शुरू में बता चुके हैं। उन खानापुरी दल में विशेष सर्वेक्षण, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो और अमीन उसके खानापुरी दल का सदस्य होते हैं। इस प्रकार है। और ये खानापुरी दल को राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाता है। ठीक है। अब जब किश्तवाड़ हो गया और मानचित्र प्रकाशित हो गया तो नियम 9 के तहत खानापुरी का कार्य शुरू होगा। तब जो वंशावली आप जो प्राप्त हुई थी प्रपत्र 3-1 में, उसे अमीन के द्वारा उस संबंधित राजस्व ग्राम में सूचना दी जाएगी और ये सूचना निर्गत करना आपका दायित्व है। और वहां उन वंशावलियों को संबंधित राजस्व ग्राम में आप अनुमोदित कराएंगे। वहां के जनप्रतिनिधि भी उस आम सभा में उपस्थित रहेंगे। संबंधित मुखिया हो, पंचायत हो, वार्ड मेंबर हो या बड़े रैयत हो, छोटे रैयत हो, पूरे आम सभा में सभी को इकट्ठा कर कानूनों के पर्यवेक्षण में वंशावली का अनुमोदन कराएंगे। जब अनुमोदित हो जाएगी उसे भी एक गार्ड फाइल में रखेंगे, संधारित कराएंगे। और इस प्रकार नियम 9 के तहत खानापुरी का कार्य प्रारंभ करते हैं। जब अमीन और कानूनगो के पर्यवेक्षण में खानापुरी प्रारंभ किया जाएगा, यहाँ पर आपका प्रपत्र 3-2 में एक याददाश्त पंजी मिलेगी। इन याददाश्त पंजियों का पर अमीन के द्वारा प्रतिवेदित दिया जाएगा और कानूनगो के द्वारा उस पर आदेश दिया जाएगा, उसे पारित किया जाएगा। ये खेसरावार याददाश्त पंजी खेसरावार तैयार की जाती है, ये आप जान लें। और ये पूरी याददाश्त पंजी को संधारित करना अमीन का दायित्व है और कानूनों के पर्यवेक्षण में किया जाएगा। आप समय समय पर केवल आपके द्वारा इसकी सुपरविजन की जाएगी, ये आपका दायित्व बनता है। अब रहा कि याददाश्त में क्या, पारित में क्या करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर प्लॉट नंबर 1 पर गए, अमीन जाएगा, वो देखेगा कि भाई ये प्लॉट, इसका मालिक कौन है।
अगर खतियान के आधार पर पुराना जो विगत अधिकार अभिलेख था उसके वंशज या वंश वृक्ष के अनुसार वर्तमान में जो उसका पोता होगा या उसका परपोता होगा उसका नाम आप उसी वंशावली के आधार पर वो प्रतिवेदन देगा और कानूनों के द्वारा यह आदेश दिया जाएगा और तब उसका नामांतरण वहां हो जाएगा होगा। अगर वो अधिकार अभिलेख के जो उसके वंशज होंगे उस जमीन को बेच चुके हैं विक्रय पत्र के माध्यम से, तो जो जिनके नाम से वो क्रेता होगा वो उसका प्रतिवेदित करेंगे, यादाश्त पारित कानूनों के द्वारा कर उसे उस खेसरे में उस क्रेता का नाम दर्ज किया जाएगा। अगर बदलैन के द्वारा प्राप्त हुआ है तो बदलैन के द्वारा होगा, दान के द्वारा मिला है तो दान के द्वारा होगा। इन जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उस हिसाब से उसका होगा। जो भी होगा इंस्ट्रूमेंट वो निबंधित होना चाहिए। आप ये जान लें कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 भारतीय निबंधन अधिनियम 1908 के तहत कोई भी दस्तावेज निबंधित होनी चाहिए, तभी उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, नामांकन कर सकते हैं उस खेसरे में उनके। तो उसके आधार पर यादाश्त पारित कर खेसरा पंजी प्रपत्र 6 में संधारित होगा। आप है ठीक है। इस प्रकार आपका पूरा जब तैयार हो गया, खानापुरी कार्य समाप्त हो गई, तब उसके तब प्रपत्र 7 में आपका खानापुरी पर्चा वितरित किया जाएगा और साथ साथ प्रत्येक खेसरा का एलपीएम वितरित किया जाएगा। प्रत्येक रैयत को देना है। आपका ये दायित्व तो बनता है उस शिविर के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को कि संबंधित राजस्व ग्राम के जो खानापुरी कार्य समाप्त हो गई है तो प्रत्येक खेसरावार उसका भूमि के ब्यौरा से संबंधित उन सभी खानापुरी पर्चा प्रपत्र 7 में जो तैयार किया जाएगा वो आपके द्वारा हस्ताक्षरित होगा और एलपीएम भी उसके साथ लगाकर सभी रैयतों को उपलब्ध कराने का दायित्व आपका बनता है। इसी नियम के तहत आप करेंगे और उसके बाद जब खानापुरी पर्चा और एलपीएम वितरित हो जाएगा तो सभी रैयतों के द्वारा प्रपत्र 8 में आपत्ति दी जाएगी। उन आपत्तियों को भी आप शिविर में संधारित कराएंगे। उनके संधारण का दायित्व शिविर में पदस्थापित लिपिक का होगा। वो प्रपत्र 10 में एक पंजी में संधारित करते जाएंगे और 9 में आपत्ति की पावती देंगे। सभी रैयतों को पावती भी देना है। जैसे ही आपत्ति आने लगी तो संबंधित शिविर के लिपिक का दायित्व बनता है उसे प्रत्येक आपत्तिवार अभिलेख खोल दें। अभिलेख खोलकर उस ग्राम से संबंधित जो कानूनगो पदस्थापित होंगे उनके समक्ष उपस्थापित करना और उसके पश्चात वो सुनवाई का कार्य प्रारंभ कर देंगे। तो सभी का अलग एक आदेश फल पर आपका सुनवाई का कार्य प्रारंभ करेंगे। ये रिकॉर्ड मैनुअल के तहत वो आदेश का संधारण किया जाएगा। ठीक है। और इस प्रकार कानूनों का दायित्व बनता है कि सभी आपत्तियों का निपटारा से समय करें। उन आपत्तियों को निपटारा करने का समय 30 दिन है। आपत्ति लिया जाएगा 15 दिन। 15 दिनों तक आपत्ति लिया जाएगा। 30 दिनों में बोलिए बंद करने के लिए। कोई अपना स्क्रीन शेयर कर रहा है, बोलिए बंद करने के लिए। स्क्रीन कौन शेयर कर रहा है? नहीं, यहां से कुछ नहीं हो रही है। चलिए ठीक है। बीच में थोड़ा सा व्यवधान नहीं डालें, फ्लो है। तो आपत्तियों का निपटारा वो करते जाएंगे। जैसे ही आपत्ति शुरू होती है, जैसे मान लीजिए कि आपत्ति 1 तारीख से लेना शुरू हुआ, वितरित किए 1 तारीख से आपत्ति शुरू किए, उसी दिन से अभिलेख भी को खोलकर सुनवाई का कार्य प्रारंभ कर देंगे। ये यानी कि 15 दिनों का है तो 1 से 15 तारीख तक इंतजार नहीं करनी है। तो 1 को जो आपत्ति आएगी उसकी 30वें दिन तक उसकी निष्पादन करा देना है। कानूनगो के द्वारा कानूनगो को कर देना है। ये आपकी दायित्व है। यहाँ पर देखना, आपकी पर्यवेक्षण में ये कार्य किया जाएगा कि ससमय आपत्तियों का निष्पादन होते जाए और आपत्तियों की निष्पादन होगी, साथ साथ खेसरा पंजी में भी उसकी तरमीम होते जाए। तरमीम मीन्स माने करेक्शन होते जाए उन है। और उसके साथ साथ मानचित्र में भी सुधार करते जाना है।
जहां यदि मान लीजिए कि दो भाई हैं, दो भाइयों के बीच बंटवारा हो गई है, या विक्रय पत्र है, या रकबा में अंतर है, इन तरह की आपत्तियां जो आएगी उनके अनुसार अभिलेख में भी सुनवाई के पश्चात आदेश पारित कर प्रपत्र 6 में तरमीम किया जाएगा और संबंधित राजस्व ग्राम के मानचित्र में भी सुधार किया जाएगा। इन सारी प्रक्रियाओं को करने के बाद जब समाप्त हो जाती है, तब आप विश्रांति के प्रथम चरण में वहां भेजेंगे। ये आपका, अब यहां से आपका फिर क्या होगा भाई, कि जब थाना पूरी पर्चा और एलपीएम वितरित के बाद सारी कार्य समाप्त हो गई, तो प्रारूप अधिकार अभिलेख की तैयारी शुरू करेंगे। ये नियम 11 के तहत इस कार्य को शुरू करेंगे। उसके पहले आप विश्रांति के प्रथम चरण में सारी अभिलेख को भेजेंगे। वहां आलेख शाखा है, रकबा मिलाकर दोनों मिलाकर जो है एक प्रशाखा बनाया गया, और तीसरा है खेसरा शाखा। ठीक है, इस प्रकार से सारी आपत्तियों का अभिलेखों का ये जांच हो जाएगी। तब उसके बाद अधिकार अभिलेख प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। ये नियम 11 के तहत तैयारी की जाएगी। 12 के तहत उसकी प्रकाशन किया जाएगा। प्रकाशन किया जाएगा संबंधित राजस्व ग्राम में, शिविर में, पंचायत में या सार्वजनिक स्थलों पर रखकर, और सभी रैयतों को दिखाना है। साथ साथ प्रारूप अधिकार अभिलेख के साथ साथ मानचित्र का भी प्रकाशन होगा। उसके पश्चात रैयतों के द्वारा जब प्रकाशन करने के लिए भी आपको एक सूचना निर्गत करेंगे प्रपत्र 13 में। ठीक है, 13 में आप सूचना करेंगे, प्रपत्र 13 में सूचना निर्गत करके प्रकाशित करेंगे। उसके पश्चात रैयतों के द्वारा आपत्ति आएगी, वो रैयतों को प्रपत्र 14 का प्रपत्र उपलब्ध करा देंगे। सभी रैयत प्रपत्र 14 में वो आपत्ति अपना देंगे, और जब देंगे तो उसकी सुनवाई करने का दायित्व आपका विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी को है। वो प्रकाशन 30 दिनों की होगी। आपत्तियों की निष्पादन आपके द्वारा 60 दिनों के अंदर किया जाएगा। आप दोनों करेंगे, लोक भूमि से संबंधित भी और रैयती भूमि से संबंधित भी। हाँ, साथ ही एक चीज ये बता देना चाह रहे हैं कि प्रपत्र 8 में जो आपत्तियां आएंगी उसमें रैयती भूमि की सुनवाई कानूनों के द्वारा किया जाएगा। लोक भूमि से संबंधित होगी वो आपको सहायक बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। प्रपत्र 8 में 14 में जो आपत्तियां आएंगी वो रैयती हो या लोक भूमि से संबंधित हो, आपके द्वारा किया जाएगा। और जब लोक भूमि की से संबंधित कोई आपत्ति या दावा आता है, उसी स्थिति में आप राज्य सरकार को अनिवार्य रूप से पक्षकार बनाएंगे। संबंधित जो अंचल कार्यालय होगा, अंचल अधिकारी होंगे, उन्हें पक्षकार बनाएंगे। यदि किसी विभाग की जमीन है, स्कूल की है जमीन है, पीडब्ल्यूडी की जमीन है, हेल्थ की जमीन है, तो उन संबंधित विभागों को पक्षकार बनाना है। उनको अवसर देने के बाद आपको सुनवाई करना है। जो भी सुनवाई करेंगे वो संक्षिप्त रीति से करेंगे, 60 दिनों के अंदर में निष्पादित करेंगे। आप सीपीसी 1908 के तहत आपको सुनवाई नहीं करनी है। वो सीपीसी 1908 के तहत आपत्तियों की सुनवाई बाद की जाती है। आपत्ति दावा की सुनवाई संक्षिप्त रीति से होती है, राजस्व न्यायालय में होती है। ठीक है, इस प्रकार आप जब पूरी सारी आपत्तियां की सुनवाई समाप्त कर देंगे तो विश्रांति के द्वितीय चरण में अभिलेख को भेजेंगे। वहां पुनः फिर सारी खेसरा प्रशाखा में आपकी जो भी आपके द्वारा आदेश पारित किया गया है उसकी तरमीम किया गया है कि नहीं। यदि किसी भी खेसरा का रकबा है, वो मानचित्र में रकबा उस प्लॉट का जितना है, उस खेसरे का रकबा है, दोनों मिलता है कि नहीं, दोनों को मिलान किया जाएगा, मुकाबला किया जाएगा। और उसी विश्रांति के द्वितीय चरण में मुकाबला, जांच, सफाई, रदीफ, इन सारी सब कार्य किया जाएगा। रदीफ में क्या है, वो व्यवस्थित करना होता है। इन सारी कार्यों को वहां किया जाएगा। जब ये सब सारी कार्य हो जाएंगे तब उसके बाद में आप नियम 14 में ही आपका उपनियम 5 है, जिसके तहत लगान दर तालिका तैयार किया जाएगा। आप नियमावली में आपको दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रकार की जो भूमि का प्रकार है, वार्षिक भूमि है, कृषि भूमि है, ढीठ है, आपका चौर दियारा है, इस प्रकार जितनी जमीन है सभी का लगान तय कर दी गई है। क्योंकि हमारा एक्ट कहता है कि जो भी लगान होगा वो राज्य सरकार के द्वारा विनिश्चित किया जाएगा। इसलिए इस नियमावली के
नियम 14 उप नियम 5 क में राज्य सरकार के द्वारा लगान दर तालिका तैयार की दी गई है। साथ ही आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि पूर्व में जब कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था या रिविजनल सर्वे हुआ था, उसमें बिहार काश्तकारी अधिनियम ये 101 से लेकर 115 तक जो नियम नहीं सेक्शन है, उन सेक्शनों के तहत कैडेस्ट्रल सर्वे रिविजनल सर्वे किया गया था। उसमें सेक्शन 104 के तहत लगान दर तालिका का निर्धारण की व्यवस्था थी। उस समय जो लगान दर तालिका तैयार किया जाता था वो उपज के आधार पर, उस समय जो खतियान बनती थी उसमें धनहर 1, धनहर 2, धनहर 3, ठीक 1, 2 लिखी जाती थी सभी प्रकार की। और जो प्रत्येक अलग अलग जिलों में अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह से खेती का पैदावार होता था, उस हिसाब से हमारे जो मंडी था, उस समय का मंडी था, जैसे मारूगंज था बिहार में, एक पूर्णिया में गुलाब बाग मंडी थी, वहां से जो दर लिया जाता था उस प्रकार उपज और जो बाजार मूल्य था उस हिसाब से निर्धारित किया जाता था। उस समय क्या होता था कि ये इस बंदोबस्ती का काम जो लगान तय करने की में समय ज्यादा लग जाता था। ये भी एक कारण था हमारा रिविजनल सर्वे असफल होने का। इसलिए विशेष सर्वेक्षण में ये राज्य सरकार के द्वारा सभी प्रकार की भूमियों का लगान दर तय कर दी गई है। और नियम 4 उप नियम 5 क के तहत ये आप जब लगान पूरे कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, आपके शिविर में की जो प्रभारी होंगे विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त अधिकारी, वो उनके द्वारा जब तैयार होने के बाद इसे प्रभारी पदाधिकारी महोदय के यहाँ अनुमोदन के लिए आप भेजेंगे और उसकी पहले प्रकाशन करेंगे। प्रकाशन करने के बाद आपत्ति लेंगे रैयतों से। अगर किसी प्रकार की आपत्ति आई है कि नहीं भाई हमारा एग्रीकल्चर लैंड की आप लगान बास भूमि का कर दिए हैं या किसी अन्य प्रकार की लगान लगा दिए हैं, उसमें सुनवाई के पश्चात उसका निपटारा से समय करना है, उसका भी समय निर्धारित है। और उसके पश्चात जब सारी सुनवाई समाप्त हो जाएगी तब पुनः फिर प्रभारी पदाधिकारी को आप अनुमोदन के लिए भेजेंगे। और प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा जब अनुमोदित हो जाएगा तो बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ संबंधित राजस्व ग्राम के लगानदार तालिका को आप उनसे संपुष्ट होने के लिए भेजेंगे। जब संपुष्ट हो जाएगा तो वहां से वापस आने के बाद में अधिकार अभिलेख जो तैयार है उसमें लगान की प्रविष्टियां होंगी और हमारा वो अंतिम रूप से अधिकार अभिलेख तैयार हो जाएगा। और तैयार होने के बाद में उसे 4 प्रति बनाएंगे। चारों प्रति आपको बता दिए हैं। वो चारों प्रति में खतियान जब बन जाएगा तो चारों जगहों में रैयतों को भी वितरित कर दिया जाएगा, संबंधित समाहर्ता को दे दिया जाएगा, निदेशक को दिया जाएगा, एक उसी सर्वेक्षण कार्यालय में रहेगा। इस प्रकार वो पूरी तरह से वो खतियान तैयार हो गया और उसको नियम 16 के तहत वो अधिकार अभिलेख को राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। करने के बाद वो खतियान पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। उसके तहत उसकी प्रत्येक अंचलों में वसूली वगैरह, लगान वसूली, दाखिल खारिज वगैरह ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। और जो भी है नियम 17 के तहत अंतिम अधिकार अभिलेख को डिजिटाइज भी करना है। आप क्योंकि सारी जो भी हम काम करेंगे वो सब लैंड सर्वे मैनेजमेंट सिस्टम के तहत वो स्कैन या एंट्री करके सारी डाटा को हम रखते जाएंगे। इस प्रकार से हमारा डिजिटल फॉर्म में वो रहेगा। ठीक है। और इसी के पश्चात अभी आप जो सुन रहे हैं कि दाखिल खारिज ऑनलाइन होती है तो स्वतः फिर हमारा रजिस्ट्रेशन और राजस्व विभाग को इंटीग्रेट हो जाएगा। उधर रजिस्ट्रेशन होगी, उसी तत्पश्चात इधर म्यूटेशन की प्रक्रिया चलने लगेगी। इस प्रकार पूरा हमारा विशेष सर्वेक्षण का कार्य समाप्त होता है। चलिए, अब कोई प्रश्न है तो अब आप लोग शुरू कीजिए। क्रमवार आप लोग प्रश्न पूछेंगे, सबका जवाब देंगे। 2 घंटा रुकते हैं। 8 का जो दावा तो कितने दिनों में निपटारा किया जाएगा? 8 में आपत्ति जो प्राप्त होगी कानूनों के द्वारा 30 दिनों के अंदर में उसकी सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। 30 दिन के अंदर।
सरकारी जमीन का कितना कंप्लीट करना होगा? सरकारी जमीन का भी जब प्रपत्र 8 में सरकारी भूमि लोक भूमि से संबंधित किसी प्रकार की दावा आपत्ति प्राप्त होती है, उसे सहायक बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा 30 दिनों के अंदर में निपटारा किया जाएगा। तो बुला करके उसके बाद निराकरण किया जाएगा ना? ये दोनों पक्ष को बुला के निराकरण किया जाएगा ना? निराकरण करना, निपटारा करना, दोनों डिस्पोजल करना सब एक ही शब्द है। वो 30 दिनों के अंदर में किया जाएगा। जो प्रपत्र 8 में आपत्ति प्राप्त होगी, तो लोक भूमि की अगर सहायक बंदोबस्त अधिकारी जो निपटारा करेंगे, तो प्रपत्र 14 में आपत्ति की सुनवाई नहीं करेंगे, वो बदल दिए जाएंगे। ये इस तरह का नियमावली में प्रावधान है। सर, जिसके नाम से जमाबंदी कायम होगा और रखवा होगा, हेलो, जिसके नाम से सर जमाबंदी कायम होगी और रखवा होगा, जमीन से वास्तविक जमीन का मालिक वही होगा क्या? बिल्कुल वही होगा, एग्जैक्टली। कहाँ देखते हैं? क्योंकि आप जो सर्वेक्षण करते हैं स्वामित्व अस्तित्व के आधार पर और वर्तमान में दखल कब्जा के आधार पर, मुख्य रूप से ये समझा जाए कि जो देखा जाएगा वही पॉइंट पर लिखा जाएगा। बिल्कुल। परंतु अगर किसी सरकारी जमीन पर आहार पैन रास्ता पर कोई व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, तो देखा गया तो वो नहीं लिखेगा, क्योंकि सिर्फ आप अतिक्रमित शब्द लिखते ही छोड़ देंगे। उस व्यक्तियों का नाम कर दीजिए, तो एडवर्स पोजीशन के रूप में उनकी दावा प्रस्तुत करेंगे। लिमिटेशन एक्ट 1961 के तहत वो दावा प्रस्तुत करने लगे कि ये जमीन मेरी है, तो वो लोक भूमि है, वो अवैध रूप से रह रहे हैं। उसी स्थिति में आप जो देखते हैं उसे अधिकार अभिलेख में या प्रपत्र 6 में संधारित नहीं करेंगे। अगर ये आप करते हैं तो राज्य सरकार या निदेशालय आपको दंडित करेगी। हो सकता है कि आप पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए सेवा से भी मुक्त कर दिया जाएगा। क्वेश्चन है, यदि अगर के द्वारा टाइटल चल रहा है उस रीजन में क्या करें? आप क्या बोल रहे हैं? टाइटल किसी रैयत के द्वारा रीजन में क्या करें? भूमि पर अगर टाइटल चल रहा है तो उस रीजन में क्या करेंगे हम? टाइटल चल रहा है तो उसी स्थिति में सिर्फ आप अभिक्रिय में कैफियत में लिख देंगे। हाँ, पहले किसी रैयत के द्वारा अगर सर, यदि किसी रैयत के द्वारा अगर जमाबंदी दी जा रही है लगातार, उसके जमीन का कुछ हिस्सा सड़क में, सरकारी सड़क में भी आ रखा है, तो ऐसी स्थिति में इसका निराकरण कैसे करेंगे? आप जब जैसे ही शिविर की संचालन शुरू करेंगे, सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करेंगे, तो आप शुरू में ही अंचल कार्यालय से पंजी 2 की प्रति लेते हैं, या मजरू आम मालिक की पंजी लेते हैं, कैसरे हिंद भूमि की सूची लेते हैं, भूदान की सूची लेते हैं, भू अर्जन से संबंधित जिला भूअर्जन कार्यालय से भी आपकी प्रति लेना है, और उसे मिलान कर जो अगर रैयती भूमि अगर अर्जित कर लिया गया है, अगर सड़क बना दी गई है, तो सड़क के खाते में जमीन जाएगी, शेष रैयत के खाते में जाएगी। सर, एक मामला सामने आया था। हेलो, ज्यादा है तो क्या करेंगे? हेलो सर जी, हेलो, खाना पूरी अधिकार अभिलेख के को किन स्थानों पर प्रदर्शित करना होता है सर? खाना पूरी अधिकार अभिलेख को स्थानों पर प्रदर्शित करना होता है। खानापुरी अधिकार अभिलेख को संबंधित राजस्व ग्राम में करेंगे, शिविर में करेंगे, पंचायत में करेंगे, किसी सार्वजनिक स्थान पर करेंगे, ताकि सभी रैयत उसे आकर आप अवलोकन करें, देखें। एक बात आदमी मान लिया कोई ऐसा मामला है, जैसे मेरा दोस्त है, तो उनके फैमिली में मान लीजिए उनके दादाजी का जमीन था, बंदोबस्ती से जमाबंदी रिटर्न था, ठीक है। उसके बाद उनके 3-4 लड़के थे, ठीक है। तो 4 लड़के में जमाबंदी जो है मतलब किसी खास, मतलब कोई छोटा लड़का है उनके नाम से है, ठीक है, और बाद में जमाबंदी उन्हीं के नाम से दर्ज हो गई है। तो ऐसे केस में मतलब रियल में जमीन किसकी होगी? नहीं, दर्ज हो गई तो ये कब की है? किस सर्वे में? कैडेस्ट्रल में, रिविजन में? सर, न्यू जमाबंदी पंजी जो बनी है उसमें दर्ज हो गई है, तो मतलब, और उनके परिवार वाले थे ना, बंसावली अनापत्ति दिए थे, तो अनापत्ति के नाम से दर्ज हो गई। सुनिए ना, आप विशेष सर्वेक्षण के क्रम में पूछ रहे हैं कि दाखिल खारिज के संबंध में पूछ रहे हैं?
दाखिल खारिज के संबंध में दाखिल जमीन खारिज के वास्तव में संबंध में कितना होगा, आपको ये जानना चाह रहे हैं? कृपया करके दाखिल क्वेश्चन खारिज से को फिर से संबंधित सुना जाए। वर्ग में ही चर्चा करेंगे, क्लास में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग विशेष सर्वेक्षण अधिनियम और नियमावली से संबंधित प्रश्न करें और उसका मैं उत्तर दूंगा। ठीक है। अच्छा, विशेष सर्वेक्षण तलबी में में अगर ऐसा मामला होगा तो 20 कहाँ तक? सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो विशेष क्या सर्वेक्षण करेंगे? के क्रम में जब खानापुरी करते हैं और जिन रैयतों का दखल होगा स्वामित्व के रूप में जो साक्ष्य देंगे उस हिसाब से खानापुरी कार्य करेंगे। अगर किसी रैयत को आपत्ति अगर होगी तो प्रपत्र 8 में आपत्ति देंगे। अगर उस समय चुप दे नहीं दे सके तो प्रपत्र जब आरूप प्रकाशन होगी प्रपत्र 12 में तो रैयत 14 में आपत्ति देंगे। तब सुनवाई कर उनकी निराकरण किया जाएगा या निपटारा किया जाएगा। सर आपत्ति देंगे तो अगर मान लिया आपत्ति नहीं देते हैं, जैसे मेरा एक दोस्त है बता रहे थे, तो उनके दादाजी बताए थे कि मतलब 4 भाई थे तो होना चाहिए था, लेकिन ये जमाबंदी रिटर्न में मतलब जिनके नाम से था ना तो उनका 4 लड़का था, तो छोटा लड़का के नाम से उनका मतलब चूंकि करता धरता वही तो देख रेख वही करते थे, तो शुरू में भी मतलब रसीद उन्हीं के नाम से कटती थी अंचल का, और बाद में सर मतलब उसमें रसीद कटना बंद हो गया था, तो वो अप्लाई किए थे, लोक शिकायत वगैरह में दिए तो सर तो जमाबंदी जो है उन्हीं के आदेश से दर्ज किया गया है, उन्हीं के नाम से। ठीक है, छोटे लड़के के नाम से। ऐसे कंडीशन में हम सर्वे करने जाएंगे तो पूर्ति में मतलब ऐसा अगर कंडीशन मिलेगा तो मालिक में नाम हम किसका देंगे जिसके नाम से जमाबंदी है? देखिए जब ऐसी समस्या आएगी तो आप जब सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करते हैं तो शुरू में ही शिविर प्रभारी का दायित्व बनता है कि जो बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा प्रपत्र 1 में सर्वेक्षण प्रचालन के लिए जो घोषणा किया जाएगा उसकी पूरी तरह से प्रचार प्रसार करें। आपके द्वारा खानापुरी कार्य प्रारंभ करेंगे या वंशावली का कार्य करेंगे उसमें भी पूरी प्रचार प्रसार करेंगे कि सभी रैयत अपनी दावा आपत्ति प्रकट करें। जब खाना उस तरह की जब स्थिति आएगी तो आपके अमीन और कानगो जब खानापुरी का कार्य प्रारंभ करेंगे तब उसी स्थिति में वो धरातल पर जिनका जिनका दखल कब्जा होगा या स्वामी लेंगे उस हिसाब से प्रपत्र 6 का संधारण करेंगे या यादाश्त पंजी तैयार करेंगे। उस दरमियान से जो आपत्ति का दावा करेंगे उनसे कोई कागज भी दस्तावेज भी लेना होगा या फरवली भी बोलेंगे तो आपसी बंटवारा का तो चाहिए, आपसी बंटवारा तो चाहिए ना कि कौन किसका क्या है। अगर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करेंगे तो उनकी बात लिखना है या नहीं? उसी स्थिति में आप जो पाएंगे वो देखेंगे, आप देखेंगे। लेकिन सर इसका जब क्वेश्चन ये कर रहा है 20 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो क्या करेंगे? सर ये क्वेश्चन कह रहा है कि छोटे भाई के नाम से है तो रूट ये जो मेरा एक्ट कहता है वो एक्ट के अनुसार तो साफ क्लियर हो जाता है कि अगर उसने उनके नाम से जमाबंदी कायम है तो 3 भाई दावत आपत्ति कैसे दर्ज करेगा? उसके बाद क्या पंचनामा बंटवारा तो सब 4 भाई जब तक नहीं करेगा तब तक कैसे होगा? सभी भाई को करने के बाद भी आप सभी आपकी जब वंशावली बनाएंगे सभी पक्षों को सूचना कर देंगे, आप सभी पक्षों को सिग्नेचर करेगा छोटा वाला तब उनके नाम पे जमीन जब दर्ज है तो वो करेगा। आप सूचना निर्गत करेंगे उसके बाद तो नई जमाबंदी जो सर कायम हुई है, नई जमाबंदी आधार पर ही कायम हुई है कि वंशावली अनापत्ति मतलब मांगा गया था, तो वंशावली अनापत्ति सभी सदस्य दे दिए थे, तो जो जिनके नाम से जो करता था तो जमाबंदी कायम हो गई, तो इस परिस्थिति में क्या मतलब उसको विवादित माना जाएगा या माना जाएगा? सुनिए ना, उस तरह का जब बहुत मामला कम आएगा उसी स्थिति में तोड़ना पड़ेगा तब तो हम नोट करेंगे। सुनिए ना, आपस में एक करके बात कीजिए। अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तब उनको कहिए कि आप उस जमाबंदी के खिलाफ जो है आप चले जाएं। भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत सेक्शन 9 में अपर समाहर्ता के यहाँ अपील दायर करके उसको रद्द करा लें तो हाँ हो जाएंगे। खानापुरी प्रकरण में बोलिए, खानापुरी प्रकरण में किए जाने वाले दावा का निपटारा कितना दिन में किया जाएगा? 30 दिनों में करना है। खानापुरी कार्य जब होगा उस समय कानगो के द्वारा प्रपत्र 8 में जो आपत्तियां आएंगी उसे 30 दिनों के अंदर में निपटारा किया जाएगा। प्रकाशन के पश्चात जो दावा आएगा उसका निपटारा उसे 60 दिनों के अंदर में किया जाएगा सहायक बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा। महीना 2 महीना सर? हाँ 60 दिनों तक सर सहायक बंदोबस्त। अच्छा सर एक चीज और बताइए,
हाँ बोलिए। जमाबंदी के बाद 7 दिन या 7 डेज या 60 डेज? ये एक करके बात कीजिए। 8 दिन भाई। जमाबंदी के बाद प्रकाशन के पश्चात जो दवा का निपटारा है वो 7 डेज या 60 डेज? 60 डेज वो निवाली में देखिए 60 डेज में करना है वो। हेलो हेलो सर, कह रहे हैं ना सर कि अगर जमाबंदी दर्ज करने के बाद अगर मान लिया वो एलपीसी भी मान लिया बनवा लिया हो, अगर किसी की कोई ऐसा भी होगा बनवा दिया हो, क्योंकि एलपीसी तो उसी के आधार पर बनता है, तो जिसके नाम से एलपीसी बन चुका है उसके संबंध में क्या दावेदारी उसका होगा कि उसके भी जाना पड़ेगा? अरे भाई आप धरातल पर जाकर कार्य करते हैं ना, आप पूरी का कार्य सारा सरजमीनी पर करना है। आप जो है आपको शुरू में ही किस्तवार के बारे में बताए थे ना कि बेस मैपिंग, डिमार्केशन और ग्राउंड पुटिंग किस्तवार का कार्य करना है। और जमीनी सत्यापन, इन शब्दों के साथ किस्तवार का कार्य किया जाएगा और इन्हीं शब्दों के साथ खानापुरी का भी कार्य किया जाएगा। सुनवाई और निपटारा दोनों एक ही चीज हुआ ना? दोनों एक ही चीज है, सुनवाई, निपटारा, निराकरण करना। सुनवाई मतलब डिस्कशन, सुनवाई का मतलब वैसे डिस्कशन, और निपटारा का मतलब है डिसीजन। दोनों पक्षों को बुलाकर अपनी पक्ष रखने का मौका देना, तत्पश्चात आपके द्वारा निर्णय देना। दोनों एक ही अधिकारी करेंगे ना? सुनिए ना, जब आप विशेष सर्वेक्षण पदाधिकारी की हैसियत से सुनवाई करेंगे तो आपके द्वारा स्थल पर जाकर मेमो ऑफ इंस्ट्रक्शन भी तैयार करेंगे, जहां आवश्यकता समझेंगे। उसी स्थिति में हम को भी सर वहाँ पर जो भी जो नीचे में हो गए सर वो भी तो रहेंगे ना? ये अमीन और कानून को भी रहेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तीनों जाएंगे सर। ये कोई आवश्यक नहीं अमीन, एएसओ और कानून तीनों आदमी ना उस स्थल पर जाएंगे। शिविर में तीनों रहेंगे, शिविर में तीनों रहेंगे। आप अपने सुनवाई की स्थल पर जाना हो जहाँ सर ये विचार किया जाएगा। आप ठीक है सर, अकेले भी जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कानूनों को भी साथ लेकर जाना है। आपके द्वारा मेमो ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाएगा। अब मेमो ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे बनेगा उसके बारे में बता देते हैं। स्थल पर जब जाएंगे, स्थल पर जाने से पहले दोनों पक्ष को सूचना दे देंगे। अमुक तारीख को हम स्थल पर निरीक्षण करेंगे। बोला जाए सर, फिर रिवाइज किया जाए, ये रिपीट किया जाए पुनः। हाँ, मेमो ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में बता रहे हैं आपको। मेमो ऑफ इंस्ट्रक्शन करने के लिए पहले दोनों पक्षों को और समय का निर्धारण कर सूचित कर देंगे, और उसके पश्चात उस तिथि को जब गांव में जाएंगे तो दोनों पक्ष होंगे, वहां तो अभिलेख तैयार करेंगे, वहां पर दोनों अक्षर ले लेंगे, और उसके पश्चात वहां जो रैयत होंगे, ग्रामीण होंगे, उनका भी हस्ताक्षर ले लेंगे। और उसके बाद आप वहां स्थल का निरीक्षण करेंगे, स्थल कब्जा है। उस पश्चात पूरी मेमो ऑफ इंस्ट्रक्शन तैयार कर उस अभिलेख जो आप सुनवाई कर रहे हैं उस अभिलेख के साथ भी संलग्न कर देंगे। पश्चात तो सर कभी कभी ऐसा होगा, अगर मान लीजिए जहाँ स्थल जांच के लिए जा रहे हैं और एक ही स्थल पे एक से अधिक लोग अगर मतलब बता रहे हैं कि हम मेरा भी दखल कब्जा है, मेरा भी दखल कब्जा है, मेरा भी है, तो अगर ऐसा कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या किया उसी स्थिति में तो आपका विशेषाधिकार है, ये आप कैसे उसको निपटारा करेंगे ये आपका है ना। सर प्रूफ मांगा जाएगा, सर प्रूफ मांगा जाएगा। हाँ, साक्ष्य भी देखेंगे, दखल भी देखेंगे, ये आपका है। क्लियरली अगर पॉइंट पे अगर विवाद वहाँ पे निर्णय लेने में हम सक्षम है, मतलब हम खुद ही निर्णय ले सकते हैं। ये आपका ये कार्य क्षेत्र है, इसमें किसी प्रकार का किसी स्तर से इंटरफेरेंस नहीं होगा। विवाद की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो दोनों पार्टी को आप अपने यहाँ बुलाए अपने कार्यालय में, और तब निराकरण आप कर पाएंगे। बिल्कुल, पावर दिया है कार्यालय से करेंगे ना। पॉइंट पर विवाद हो रहा था, क्यों हम वहाँ पर निपटारा करेंगे? अपने जान को जोखिम में क्यों डालेंगे? नहीं, अरे भाई स्पॉट पर सिर्फ मेमो ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए जाना है, जांच के लिए जाना है। सारी सुनवाई की प्रक्रिया अपने सर्वेक्षण कार्यालय से करेंगे, सीधा मोटर ये याद रखिए कि जो
सर सीधा मोटो एएसओ सारे एएसओ ये मन में बैठा लें, जो मैं देखा वही लिखा, बात खत्म। इसके बाद मैं बिल्कुल नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी वहाँ पे गवाह होंगे स्थल पे नॉर्मल टाइम पे सबकी बातें लिखी जाएगी, सबको लगना चाहिए कि मेरी तेरी बिल्कुल वो आदेश में आकर के काम करेंगे। साहेब भाई इतना अल्लाह कर रहे हैं लो आप लोग। एक एक बात सुनिए भाई लो आप लोग। अपनी माइक को म्यूट कीजिए ना। एक चीज और छूट रहा है जो बता दें आप लोगों को, एक जानकारी और दे देते हैं। हाँ सुनिए ना, आप जैसे ही सर्वेक्षण उद्घोषणा कर कर शिविर में जब कार्य प्रारंभ करेंगे, सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करेंगे, तो उन सभी राजस्व ग्रामों में जहां जहां सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करेंगे वहां ग्राम अभिलेख एक बना लेंगे। ग्राम अभिलेख क्या है, जिसके संदर्भ में एक संक्षिप्त रूप में बता देते हैं आपको। ग्राम अभिलेख एक गांव का बनता है, उस गांव में उद्घोषणा से लेकर तिथिवार सभी कार्यों को प्रक्रमवार आप दर्ज करते जाएंगे। पहले जैसे उद्घोषणा कर लिए तो उद्घोषणा का लिखेंगे कि दिनांक इतना को बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के द्वारा उद्घोषणा की गई। अमीन को निर्देश देंगे कि इसकी प्रचार प्रसार करें। फिर दूसरा होगा स्वघोषणा प्रपत्र वितरण करें। स्वघोषणा का जो प्रपत्र आएगा उसको लिपि कर अमीन को देंगे, शिविर में प्राप्त करेंगे, एक प्रति देंगे। इसलिए सर्वेक्षण के सभी प्रक्रमवार वो ग्राम अभिलेख में दर्ज करेंगे। एक ग्राम अभिलेख ही आपका जो होगा सारे अंतिम प्रकाशन के बाद के समय बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ ग्राम अभिलेख ऊपर से लगकर उसी ग्राम अभिलेख पर बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के द्वारा अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसलिए ग्राम अभिलेख का संधारण भी करेंगे। दो तरह का अभिलेख बनेगा, एक ग्राम अभिलेख और प्रपत्र 8 में और या 12 में जो आपत्तियां आएंगी, 12 नहीं 14 में जो आपत्तियां आएंगी, उसके लिए आदेश फलक पर उसका अभिलेख अलग बनता है। आपत्ति दावा का अभिलेख अलग बनेगा और संबंधित राजस्व ग्राम का सर्वेक्षण का प्रत्येक प्रक्रम का प्रक्रमवार तिथिवार उसको आपको दर्ज करते हुए एक ग्राम अभिलेख का संधारण करना है। हेलो बोलिए, प्रश्न बोलिए। ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ किसी को सर दो खाता पहले हो जाए। हेलो क्या है सर कि प्रकाशन से पहले सर खानापुरी दल द्वारा किस वार प्रक्रम में मानचित्र में पाए गए परिवर्तनों को किस प्रकार दर्शाया जाएगा? मान लीजिए खानापुरी दल जो मानचित्र बना रहा है उसमें परिवर्तन है, उसको किस प्रकार दर्शाएगा? पेंसिल से इस पॉलीगॉन को मिला सकते हैं या उसको दो भाग में चिन्हित कर दो भाग में विभक्त कर सकते हैं। पेंसिल से दिए हुए विशेष मानचित्र में आप सारी कार्य करेंगे। अरे भाई हल्ला मत कीजिए लो आप लोग। सुनाई दिया सर, जो प्रश्न कर रहे हैं वही अपना माइक को ऑन करें और बाकी अपनी माइक को म्यूट मोड में रखें। चलिए अब खानापुरी दल द्वारा जब मानचित्र में परिवर्तन होगा उसको किस प्रकार दर्शाया जाएगा? पेंसिल से दर्शाएंगे, पेंसिल से मानचित्र में संशोधन करेंगे, तभी ना वो आपका एजेंसी जो उसमें फिर संशोधित मानचित्र देगा, तब वो किस्तवार के बाद प्रकाशित करेंगे। पेंसिल से मार्क कर देंगे क्या सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मटेरियल में लिखा हुआ लाल स्याही से भर देगा। लाल स्याही से भी कर सकते हैं, पेंसिल से भी कर सकते हैं। पेंसिल से करेंगे तो सुविधा होगी ना, उससे आप गलत हो जाए तो इसको रबर से इरेज कर सकते हैं। लाल स्याही से अगर पूरी तरह संतुष्ट हो तो कर दीजिए लाल स्याही से। ठीक है सर। एक चीज में सर रिविजनल सर्वे और सर्वेक्षण सर्वे का जो नक्शा पुराना बना हुआ था, अभी जो एरियल सर्वे के द्वारा मैप किया जाएगा, दोनों में तो वास्तविकता में सर्जरी पर अंतर पाया जाएगा। उस परिस्थिति में मैं क्या? हाँ बिल्कुल, अच्छी प्रश्न है आपका। हाँ पुराना आपके हाथ में है, अभी ये तो आग्रह है सभी से कि आप भाई सभी लोग अपना अपना माइक को म्यूट कर लेना। कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, तो आपके भोपाल में पढ़ना चाहोगे क्या? अरे भाई भोपाल में कहाँ किसको पढ़ा रहे हैं भाई, कृपया शांत हो जाए। वहीं से म्यूट किया जाए और बताया जाए, क्वेश्चन का आंसर दिया जाए और बताया जाए। आप जब भी आंसर करते हो तो सर एक बार सब अनम्यूट म्यूट कर दीजिए सर, अपने तरफ से सर सबको म्यूट कर दीजिए।
जिसको क्वेश्चन पूछना होगा वो ओपन करेगा। हाँ अपने हम लोग टॉल कर दीजिए, जिसको पूछना होगा वो। हाँ चलिए, हाँ बोलिए, क्वेश्चन कीजिए। हेलो हेलो हाँ बोलिए ना। हेलो हाँ सर, विशेष सर्वेक्षण नियमावली के अनुसार सर्वेक्षण हेतु की जाने वाली अधिसूचना एवं घोषणा में क्या अंतर है? अधिसूचना राज्य सरकार के द्वारा जिला में सर्वेक्षण कार्य प्रचालन के लिए दी जाती है। घोषणा अधिकारी महोदय के द्वारा राजस्थान में सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने हेतु किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा पहले क्वेश्चन था सर, पहले जो मेरा क्वेश्चन था सर, मेरा क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया जाए। जी बोला जाए। भोपाल से सर पहले सर थोड़ा देर तो आग्रह है कि थोड़ा देर इस क्वेश्चन को सुने। सर ये कौन भोपाल जा रहा है सर, इसको भोपाल भेजवा दीजिए। ब्रांच लेना चाहिए जमीन पर ये मैटर फंसेगा, हर एक देशों को ये मैटर आएगा। डिविजनल सर्वे एंड कैडस्ट्रल सर्वे तैयार किया गया है। अगर आपको अच्छा लगता है ये कॉलेज, अगर आप देखना सर, अरे माइक म्यूट कीजिए ना। वेबसाइट वगैरह अगर अच्छा लगे सर और लोगों का माइक म्यूट किया जाए। भोपाल भेजिए तो कीजिए ना जो हमारे एरिया सबको आपके पास है तो ऑप्शन, पोस्ट के पास ऑप्शन है, सबको म्यूट कर दीजिए। सबको म्यूट कर दीजिए। हेलो सर क्वेश्चन सुना जाए। डिविजनल सर्वे। हेलो हाँ सर, क्वेश्चन सुना जाए। हाँ बोलिए। सर रिविजनल सर्वे एंड कस्टल सर्वे के द्वारा जो मैप तैयार किया गया है और वर्तमान में जो हम एरियल सर्वे के द्वारा जो मैप हमें मिलेगा, इन दोनों में बहुत अधिक फर्क आएगी, वास्तविकता काफी भिन्न रहेगा। इस परिस्थिति में मैं क्या करूंगा? वर्तमान जो मैप मिलेगी, वर्तमान में विशेष सर्वेक्षण मानचित्र, उसी मैप को लेकर ही स्थल पर जाएंगे ना, उसके हिसाब से धरातल मानचित्रण या सीमांकन या जमीनी सत्यापन करेंगे। ये सवाल यही नहीं कहता है, मुझे यही कहता है डिजिटल मैप मिलेगा, उसके हिसाब से बेस मैपिंग, डिमार्केशन एंड ग्राउंड ट्रूथिंग के आधार पर इस सवाल का कार्य का समापन किया जाएगा। 3 शब्द याद रखिए कि सवाल में नियम 6 में यही कहता है कि धरातल का मानचित्रण, समझ गए, डिमार्केशन और ग्राउंड ट्रूथिंग, ये 3 कार्य करना है किस बार में, बेस मैपिंग, डिमार्केशन एंड ग्राउंड ट्रूथिंग, सब किस बार का वो मानचित्र संशोधित हो जाएगा। डिविजनल ऑफ कैडस्ट्रल सर्वे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो जी बोलिए। हेलो बहुत लोग ये करे। गुड मॉर्निंग सर। उनके सिर्फ पिता का नाम, सिर्फ नाम बोला, तो हम मेरे पास में आप जो जी है, हम उसको पिता का नाम भी लिख के दिए। अरे पिता का नाम कौन पूछ रहे हैं? शांत हो जाइए ना। जमीन लिखा गया है उसका सर जो दाखिल खारिज हुआ खाता खतरा से हुआ है और उसमें उसको कब्जा नहीं दिया गया, दूसरे में कब्जा दिया गया है सर, जो कि दाखिल खारिज में उसको मेंशन नहीं है खाता खतरा। और साइट पे दाखिल कब्जा भी जो नहीं दिया है, मतलब दाखिल खारिज में दिया है, उसी खाता खतरा पे किया है। तो क्या किया जाएगा साइट पे सर? आप जब खानापुरी के लिए जाएंगे तो उसी स्थिति में ग्राउंड ट्रूथिंग जब करेंगे, उस हिसाब से उसका दर्ज करेंगे या राज पारित करेंगे। एक चीज इनका आंसर ये हो सकता है, जो व्यक्ति ऐसा आवेदन दावा अपना आपत्ति दायर करेगा, वो व्यक्ति तो अपना डॉक्यूमेंट लगा के दायर करेगा ना, वो डॉक्यूमेंट के सारे पॉइंट पर जाएंगे और पॉइंट पर जाने के बाद ये नहीं मुंह के कहने से करो। जब मैं कह दिया हूँ कि आप जो देखे वही लिखे, वहाँ अगर कुछ भी नहीं करना है, आप डॉक्यूमेंट आपके साथ रहेगा, आप पॉइंट पर जाएंगे, जाने के बाद आप ये चीज देखेंगे कि डॉक्यूमेंट में क्या मेंशन है, उस पॉइंट पर आप उसके नाम करेंगे, अन्यथा किसी की जमीन को आप दूसरे के नाम नहीं कर सकते हैं। इसकी जो जमीन है वो जमीन पर वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि जमीन घट बढ़ जाएगा या इधर उधर हो जाएगा। सर हेलो, ईद में है मतलब चढ़ा हुआ दोनों का कृपया करके इधर सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, सुनिए ना।
आप लोग जब प्रश्न करते हैं तो पहले अपना नाम बताइए जाए। आप नाम बताइए कि आप कौन बोल रहे हैं, ताकि इधर से हम आपको एड्रेस करने में मुझे सुविधा होगी। आप प्रश्न करने से पहले अपना नाम बताएं। चलिए। राहुल कुमार सर, हेलो। हाँ बोलिए सर, एक क्वेश्चन था। बोलिए राहुल जी, क्या हेलो, राहुल कुमार बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। ये जो हम लोग सर्वे करने जा रहे हैं, ये रिविजनल सर्वे होगा ना सर? नहीं, ये डिविजनल सर्वे नहीं है, ये स्पेशल सर्वे है। आप बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम 2011, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण करने जा रहे हैं आप। अच्छा, इसका स्पेशल सर्वे से नाम दिया गया है। स्पेशल सर्वे से नाम दिया गया है। सर एक चीज, सर रिविजनल सर्वे को फेल मान लिया गया है क्या? करने का टारगेट है इसको। प्रश्न करने से पहले अपना नाम बताइए पहले। हाँ अख्तर अली। हाँ बोलिए अली साहब, कितना दिन का टारगेट है? ये सुना जाए कि एक प्रॉब्लम आता है कि एक ही जमीन मधेपुरा जिला का है और आपका क्या नाम हुआ? जो प्रश्न कर रहे हैं उनका क्या नाम हुआ? एमडी अख्तर अली। आप दूसरे को भी मौका दीजिए। आप बार बार प्रश्न आप ही का आ रहा है, दूसरे को भी बोलने का मौका दीजिए। कुमार बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। सर सरफराज, सर मैं सरफराज आलम बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए सरफराज जी। ये कह रहे सर, ये पूरा स्पेशल सर्वे का पूरे राज्य में कितने दिन का टारगेट है सर ये खत्म करने का? ये पूरे ये आपका जो है ना 300 दिनों के अंदर में एक राजस्व ग्राम का सर्वे कार्य समाप्त कर देना है, अंतिम प्रकाशन तक पहुंचा देना है। 300 डेज? हाँ 300 डेज। एक राजस्व ग्राम का सर? हाँ एक राजस्व ग्राम का। ये एक दूसरा सवाल सर, इसका काउंटर एक है ये कि पूरे बिहार स्टेट में 38 जिले में लगभग कितने दिन लग जाएंगे सर इस हिसाब से? इस तरह का प्रश्न का जवाब हम नहीं दे सकते हैं ना, ये तो हमारे विभाग के जो है वो लोग देंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऐसे एक्ट का रूल से संबंधित प्रश्न नहीं है आपका। सर मेरा नाम अंसारुल्लाह है। हाँ बोलिए अंसारुल्लाह साहब। ये प्रश्न है सर। सर जब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का फाइनल पब्लिकेशन हो जाएगा, उसके बाद विद इन 90 डेज हम लोग कोई भी मतलब रैयत कोई भी कंप्लेंट फाइल कर सकेगा, कोई भी ऑब्जेक्शन क्लेम फाइल कर सकेगा। तो उसके बाद सर फॉर्म 22 के माध्यम से उसका निपटारा किया जाएगा विद इन 90 डेज। तो सर क्या अगर कोई क्लेम या ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो ROR तो फाइनल पब्लिश हो चुका है, तो क्या फिर से फाइनल पब्लिश किया जाएगा? वो जो 90 डेज में ही उसको संशोधन कर ही वो तो अंतिम प्रकाशन किया गया ना, अधिसूचित नहीं किया गया है। जब वो उन दावों आपत्तियों जो प्राप्त होगी 22 में, उसके उप सुनारता भूमि स्तर के पदाधिकारी उसको जब सुनवाई और निपटारा कर लेंगे, तत्पश्चात अधिकार अभिलेख को राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। लेट होगा, जुलाई के बाद ही होगा जो भी होगा। सर तो ये जो बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा जो सिग्नेचर करके उसको प्रपत्र 20 में उसको प्रकाशित किया जाएगा, तभी तो उस पे आपत्ति दर्ज किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल 20 में प्रकाशन होगा और 22 में आपत्ति लिया जाएगा जी। तो सर वही फाइनल पब्लिकेशन के बाद फिर अगर कोई ऑब्जेक्शन क्लेम आता है तो फिर उसका निपटारा भी हो जाता है अगर वो सही पे पाया जाता है। हाँ निपटारा कर दिया जाएगा। इस नियम 16 में वही ना है। उसके बाद सर अभिलेख के अंतिम प्रकाशन और उपधारणा की शुद्धता की उपधारणा। फाइनल पब्लिकेशन जो नियम 15 है, तो नियम 15 के अकॉर्डिंग फाइनल पब्लिकेशन माना जाएगा या फिर नियम 16 के अकॉर्डिंग फाइनल पब्लिकेशन 15 में फाइनल पब्लिकेशन कर आपत्ति प्राप्त करना है। जब वो आपत्तियों का निपटारा कर लिया जाएगा तो नियम 16 के तहत उसे अधिकार अभिलेख अंतिम रूप से प्रकाशित हो गया। प्रकाशित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा नियम 16 के तहत अधिसूचित किया जाएगा और तत्पश्चात आपका संबंधित मैंने रैयतों को मालिक को मैंने संभारता को अंचल कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा। IIT जेईई का एग्जाम दिए? ठीक, थैंक यू सर।
चलिए मेरा नेक्स्ट नाम महावीर क्वेश्चन। सिंह है। सर अंजनी कुमार बोल रहे हैं सर। हेलो, हाँ बोलिए मेरा अंजनी नाम सिंह। हाँ मेरा नाम अंजनी कुमार हुआ सर। हाँ तो सर एक क्वेश्चन था कि जैसे सर 2 खाता खसरा से जमीन लिखा गया है और दाखिल खारिज एक ही खाता खसरा से हुआ था, तो खाता खसरा में कब्जा नहीं दिया गया सर। दूसरे खाता खसरा में जिसमें कि दाखिल खारिज का मेंशन नहीं है उसमें कब्जा दिया गया, तो साइड पे जाने के बाद उस स्थिति में क्या किया जाएगा सर? आप जब प्रपत्र 8 में आपत्ति आएगी या खानापुरी कार्य किया जाएगा, तो उसी स्थिति में अमीन और कानगो जो है, जो सरजमीन परिस्थिति होगी, रैयत के द्वारा जो साक्ष्य दिया जाएगा, उस प्रकार उसी के आधार पर पत्र 6 में तीसरा पंजी का संधारण करेंगे। यदि आपत्ति आती है तो 8 में सुनवाई करेंगे। अगर आपत्ति 14 में आती है तो आपके द्वारा सहायक बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा निपटारा किया जाएगा। सर सरफराज आलम सर, एक सवाल है। जन्य होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, सरफराज आलम एक सवाल है सर। बोलिए सरफराज जी। हाँ सर, भूस्वामी और रैयत दोनों एक ही है या अलग अलग होता है? अभी वर्तमान में दोनों एक है। अच्छा, भूस्वामी, भूधारी, रैयत सब एक ही शब्द है। सर मालिक सर ब्रजेश बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये मालिक जो कहा गया था सर, पुराना जो अंग्रेज के ब्रिटिश जमींदारों के समय में जो मालिक थे वो जमींदार थे, और आफ्टर जमींदारी इन्वेस्टमेंट आपका जो है, जब जमींदारी राज्य सरकार में निहित हो गई तो राज्य सरकार मालिक हो गया। जी, तो उसके बाद सर ये जो जैसे रैयत के अधिकार में जो जमीन आ गया है, तो आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि जमीन तो उसमें कभी कभी रैयत भी बोल देते हैं, तो इसको थोड़ा सा डिफर कैसे करेंगे सर? क्या बोले, नहीं क्लियर कीजिए। कभी कभी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि मतलब ये जो जमीन है इसका असली मालिक रैयत के जो नाम होता है उसको भी कभी कभी मालिक बोल देते हैं, तो कभी कभी रैयत को ही मालिक सबसे तो ये संप्रेषण कर देते हैं, और कभी कभी जमींदार को ही बोल देते हैं। मतलब दोनों को कभी कभी मालिक करते हैं, तो दोनों में खास एक ही रैयत वो है जो जमीन धारित करता है और लगान देने के लिए बाध्यकारी हो। जी, तो हम लगान किसको देते हैं? उस समय जमींदार को देते थे, अभी हम बिहार सरकार को देते हैं। तो हम लैंड होल्ड करते हैं, इसलिए हम रैयत हैं, और लगान देने के लिए बाध्यकारी हैं। क्लियर हो गया सर? एक क्वेश्चन और नेक्स्ट सुनिए ना। अब नेक्स्ट दूसरे लोगों को मौका दीजिए। अच्छा, इस ग्रुप में कोई लड़कियां भी होंगी ना, फीमेल भी तो होंगी, बहुत सारी लड़कियां परेशान है सर। उनके द्वारा कोई प्रश्न नहीं आ रहा। हेलो सर, मैं आरती है, अनामिका है, उनके द्वारा प्रश्न नहीं किया जा रहा है। हेलो सर, सर मैं प्रियंका बोल रही हूँ। हाँ बोलिए प्रियंका जी। सर परपेचुअल लीज वाली जमीन, कैसी जमीन को बोलते हैं परपेचुअल लीज का जमीन? देखिए, अभी वर्तमान में भू अर्जन प्रक्रिया में कुछ जटिलता थी, समय लग रहा था। उसी स्थिति में सरकार ने एक एक्ट लाया कि बिहार भूमि लीज नीति 2014 जी, रैयती भूमि का जो है लीज के लिए 2014 में एक एक्ट आया। उसी के तहत मैंने जल्दी हो वो रैयत किसान से जो है ना रैयती भूमि को सतत लीज के रूप में लेती है, और उसी हिसाब से सरकार उसे जो MBR के अनुसार उसका मूल्य देकर उसे लीज कराती है। चलिए इसके विस्तृत से हम उस कक्षा में बताएंगे जहाँ ये लीज नीति के बारे में जब चर्चा करेंगे तब। चलिए नेक्स्ट है कोई और बोलिए। मुकेश बोल रहा हूँ। थैंक यू सर, मुकेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं आरती बोल रही हूँ। आई जस्ट वांट टू नो। आरती जी बोलिए, क्या प्रश्न था आपका? सर, किसी राजस्व ग्राम में अगर किसी रैयत का घर आम जमीन पर बना हो और वो आम जमीन निबंधित नहीं किया गया हो, तो फिर उसका क्या सॉल्यूशन होगा? अवैध है, वो अतिक्रमण माना जाएगा। उस खेसरा पंजी में कहीं भी वो रैयत का नाम नहीं लिखना है, उस व्यक्ति का नाम नहीं, रैयत नहीं कहेंगे उसे, उस अतिक्रमणकारी का नाम नहीं लिखना है, वो सिर्फ अतिक्रमित शब्द लिखकर छोड़ देंगे।
सर ये महादलित करके एक कानून है जिसमें कि भूमि का वो करते हैं, संधारण करते हैं, वो क्या है सर? वो तो महादलित लोगों को राज्य सरकार के द्वारा क्रय कर दिया गया है बसने हेतु। वो जब अंचल अधिकारी के द्वारा अगर क्रय करके उन्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा, उनकी पंजी का संधारण कर दिया जाएगा। राज्यपाल को लिया जाता है, उनके बाद सीओ उनको सर वैसे महादलित जो भूमिहीन है वो महादलित को सिर्फ दिया गया है कि जिसके पास भूमि भी है उसको भी दिया गया है? भूमिहीन लोगों को दिया गया है, वो अंचल कार्यालय के द्वारा जो है ना वो दिया गया है। वो उससे आपसे संबंध नहीं है रखता है। वो आपको सर्वेक्षण करना है। एक क्वेश्चन है चलिए, गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास क्या है? आप पहले नाम बताएं, प्रश्न किनका है ये? गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ के दरमियान अगर कोई टेक्निकल चैलेंज आता है डिसीजन लेने में, किनसे हेल्प लेना होगा? आप अपने प्रभारी पदाधिकारी महोदय रहेंगे, आपके अपर संवाददाता स्तर के पदाधिकारी हैं, उनसे आप व्यक्तिगत तौर पर जानकारी ले सकते हैं। आवश्यकता होगी क्वेश्चन। हाँ अनामिका जी बोलिए। एरिया सर, एरिया स्टेटमेंट और खेसरा के बीच में पेरेंट हाँ एरिया स्टेटमेंट, एरिया स्टेटमेंट आप जब इस्तेमाल कर लेंगे तो उसी स्थिति में एरियल एजेंसी, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी एरिया स्टेटमेंट देगा। जो लास्ट सर्वे है उसका प्लॉट वार, प्रत्येक प्लॉट का पुराने सर्वे में क्या एरिया था, स्पेशल सर्वे मैप में क्या एरिया है, दोनों का कंपैरेटिव आपको एक चार्ट देगा जो है, ताकि खानापुरी कार्य करने में सर एक क्वेश्चन है, सीलिंग एरिया क्या होता है? हाँ ये प्रश्न, नाम बताइए ना। सर गौरव बोल रहे हैं। हाँ गौरव जी बोलिए। बोले सर कि अगर सर कोई बोले सर कि अगर किसी जमीन, अगर मेरे जमीन के बगल में, अगर मान लीजिए कहीं मेरा जमीन है, उसके बगल में जो सरकारी जमीन है और उसका दखल 20 साल से लोग दिखा रहा है कि नहीं ये जमीन हमारा है, तो ये हमारे दखल में है। जब हम उनसे खानापुरी के टाइम या किश्तवाड़ के समय जब हम डिमार्केशन करते हैं, नहीं ये जमीन आपका नहीं है, जामीन करके लाता है सर, जब हम उससे कहेंगे कि ये आपका जमीन नहीं है और जब हम इसका प्रारूप प्रकाशन करेंगे तो उस समय वो सर वो साइन करेगा। मतलब ऐसा अगर वो साइन नहीं करता है तो हम क्या करेंगे? देखिए जब कोई लोक भूमि किसी के द्वारा, लोक भूमि पर किसी रैयत के द्वारा दावा किया जाता है तो उसी स्थिति में उसे बंदोबस्ती से संबंधित उनसे साक्ष्य की मांग करेंगे। आप अगर प्रपत्र 8 में दावा करता है तो एज एसओ आप लोक भूमि पर सुनवाई करने का आपका अधिकार है और आपके द्वारा किया जाएगा, ये आपका दायित्व बनता है लोक भूमि को संरक्षित रखना। उसी स्थिति में आप उसको सुनवाई कर साक्ष्य उपलब्ध है, सही साक्ष्य, अगर वैधिक साक्ष्य है तो आप उसकी खाता खोलेंगे। अगर अवैध रूप से अगर दावा प्रस्तुत करता है और रसीद भी अवैध रूप से कट रही है तो उसी स्थिति में दोनों स्थिति में अंचल अधिकारी को पक्षकार बनाएंगे। उन्हें उनसे भी आप अपनी पक्ष रखने के लिए आप निश्चित तिथि को उपस्थित होने के लिए निर्देश देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ जमीन गैर मजरूआ आम और दीपू गुप्ता बोल रहा है सर। क्वेश्चन सर दीपू जी पहले सर, अंचल अधिकारी से एसओ को पावर अधिक है सर? दोनों समतुल्य हैं, दोनों समतुल्य हैं। चलिए दीपू जी एक क्वेश्चन गैर मजरूआ। हाँ सर दीपू गुप्ता बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। सर मेरा कहना ये है कि अगर कोई सेलिंग की जमीन है तो उसका सेलिंग की जमीन में उनको अगर रिमार्केबल करना और रिमार्क्स डालने हो सेलिंग की जमीन के लिए, क्योंकि उसकी खारिज दाखिल तो होती नहीं है, तो सर उस केस में हम क्या करेंगे सर? देखिए सेलिंग की जमीन का निर्धारण आपका अगर किया गया है और उसे विकृत कर दिया गया है तो उसी स्थिति में रैयत को सूचना देकर और अगर जिनके पास कब्जा रहेगा उसी हिसाब से खानापुरी कार्य करेंगे। जी सर, जी थैंक यू सर।
समय समाप्त हो रही है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन किसी फाइल जी बोलिए, जल्दी से बोलिए, अपना प्रश्न बोलिए। सर गैर मजरूह आम और गैर मजरूह खास क्या है सर? दोनों अलग अलग है। जो सार्वजनिक उपयोग में आता है वो गैर मजरूह आम है। जो खास या मालिक है, जो राज्य सरकार की जमीन है, बिहार सरकार की जमीन है, वो मालिक जमीन है और खास जमीन है। चलिए सर